This call is now being recorded. Good evening, sir. So, good evening, good evening. ठीक है, एंटीबॉडीज हमने यहाँ पे देखी थी. एंटीबॉडीज का जनरली शेप आपको यहाँ पे वाई शेप का आपको एंटीबॉडीज आपको यहाँ मिल जाएगी. दे विल हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द हेवी चेन एंड लाइट चेन. के बीच में आपको हमेशा यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा. तो ये एक बॉन्ड आपको याद रखना है और कोई बॉन्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलता. अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट इंटरैक्ट करता है आपके पैथोजन के साथ, देन यू विल टेल देम वेरिएबल रीजन ऑफ योर हेवी एंड लाइट चेन. सो वेरिएबल रीजन जो आपका यहाँ पे होता है हेवी एंड लाइट चेन का, दैट इज समथिंग गोइंग टू इंटरैक्ट विद द पैथोजन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Then we have discussed what is my primary and secondary response. आपके यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका हमेशा स्लो रहेगा. इट विल टेक सम टाइम. जब आप पहली बार किसी पैथोजन से एनकाउंटर करते हो, पहली बार जब आपकी बॉडी के अंदर कोई नया बैक्टीरिया, कोई नया प्रोटोजोन आता है, तो आपकी बॉडी टाइम लेगी. योर बॉडी विल टेक टाइम टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन. वो थोड़ा टाइम लेगा उस पैथोजन को खत्म करने में. और जब सेम पैथोजन आपके बॉडी के अंदर वापस आता है दूसरी बार, देन यू विल हैव अ रैपिड रिस्पांस. अब आप जानते हो रैपिड रिस्पांस आपका इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव दिस मेमोरी. आपके इम्यून सेल्स की आपके यहाँ पे एक मेमोरी होती है एंड दे एक्चुअली मेमोराइज द पैथोजन जो आपका पहली बार आ चुका है. सो दैट इज व्हाई जब वो वापस आएगा तो आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट रिस्पांस देके उसे वहां पे खत्म करेगी. तो ये चीज हमने यहाँ पे कुछ देखी थी. वी हैव डिस्कस क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, किसकी वजह से आपका ये होता है. इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सेल मीडिएटेड रिस्पांस, जहां पे आपके मेनली टी सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. अगर आपके बी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं देन वी कॉल देम एज अ ह्यूमरल रिस्पांस. उसकी वजह से यू फाइंड कि आपका इम्यून सिस्टम आपका रिएक्ट करता है आपके पैथोजन के साथ. सो व्हेनेवर ये समवन गिव यू अ टर्म लाइक अ ह्यूमरल रिस्पांस, दैट मींस बी सेल्स मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं. सेल मीडिएटेड रिस्पांस की कोई बात कर रहा है, दैट मींस मेरे टी सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. तो ये चीज हमने पिछले क्लास में हमारे यहाँ पे देख ली थी. नाउ लेट्स गो बियॉन्ड दिस. इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं. आज क्या करना है, क्या देखना है, उसको आज हम यहाँ पे सीख लेते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. So we have to start with my active and passive immunity. इसको मैं कुछ सिंपल चीजें पहले आपको बताता हूँ, उस पर आप ध्यान देना. लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक सिंपल थिंग्स ओवर हियर. सो जब भी आपके सामने टर्म आएगा एक्टिव पैसिव, दे आर अ पार्ट ऑफ माय एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी टर्म के अंडर ही आपको यहाँ पे दो टर्म्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं. एक होगा आपका यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा आपका जो टर्म यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ पैसिव इम्यूनिटी. द सेकंड टर्म ओवर इज गोइंग टू बी द पैसिव इम्यूनिटी. अब जब हम एक्टिव इम्यूनिटी की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको याद रखना है ये वो इम्यूनिटी है जो आपकी बॉडी खुद बनाती है. सो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी खुद जनरेट करिए आपकी बॉडी. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है, कोई टाइफॉइड या कोई प्रोटोजोन अगर आपकी बॉडी में आ रहा है, तो आपकी बॉडी उससे लड़ेगी और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करेगी. उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज एक्टिव इम्यूनिटी. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माई एक्टिव इम्यूनिटी. याद रखना, इम्यूनिटी जनरेटेड बाय योर ओन बॉडी, इम्यूनिटी generated by your own cells, generated by your own cells. तो यहाँ पे आपके खुद के सेल्स यहाँ पे इम्यूनिटी आपकी बना रहे हैं. तो बेसिक क्या हुआ कि आपको कोई बीमारी हुई, राइट, और उसके बाद आपके बॉडी ने खुद उस बीमारी को डील किया और एंटीबॉडीज बनाई, लिम्फोसाइट्स बनाए. सो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज बीइंग कॉल्ड एज माय एक्टिव इम्यूनिटी. इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, लाइक योर एक्सपोजर टू द पैथोजन. एक्सपोजर टू द पैथोजन. अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आ रहा है तो आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी जनरेट करेगी उसके अगेंस्ट, जिसमें टाइम लग सकता है, बट दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज माय एक्टिव इम्यूनिटी. सिमिलरली यू विल हैव पैसिव इम्यूनिटी एज वेल. जैसे एक्टिव वैसे पैसिव भी आपके यहाँ पे एक टर्म है. पैसिव में याद रखना ये आपकी बॉडी खुद जनरेट नहीं करेगी. दिस इज समथिंग यू आर रिसीविंग फ्रॉम द आउटसाइड. सो यू विल हैव ओवर हियर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड. तो आपके बॉडी में यहाँ पे एंटीबॉडीज आ रही है बाहर से, आपकी बॉडी यहाँ पे जनरेट नहीं कर रही.
आपको बाहर से आपकी इम्यूनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है. So pre-formed antibodies from outside, when they are being added inside the body, when they are being added inside the body, they become an example of my passive immunity. तो already कोई antibodies आपने बना के रखी थी, आपने उस patient को दे दी. So that becomes an example of my passive immunity. इसका एक example जो आप सब इस जिसको आप जानते हो, that example can be your IgA. IG आप जानते हो कि आपको मदर्स मिल्क में आपको मिलता है. That's something you will get in the colostrum. ये जो IgA आपके सामने है, जो आपको क्लोस्ट्रम में आपको मिलता है, जो मदर मिल्क में आपको मिलता है, दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. यहाँ पे ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज मदर के साइड से बेबी के साइड पे जा रही है. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. तो याद रखना, यहाँ पे आपकी बॉडी कुछ नहीं बना रही, आपको जो भी एंटीबॉडीज आपको मिल रही है वो आपको बाहर से मिल रही है, राइट? या फिर लैब से आप लेके एंटीबॉडीज अपने बॉडी में डाल रहे हो, या फिर जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे मिला कि मदर के एंड से जो आपके एंटीबॉडीज जा रही होती है टू द माय ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी, दैट इज कॉल्ड एज माय पैसिव इम्यूनिटी. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो व्हाट इज माय एक्टिव एंड पैसिव? एक्टिव मतलब आपकी बॉडी खुद जनरेट कर रही है, आपको बीमारी होती है, बीमारी से आप डील करते हैं आपका इम्यून सिस्टम एंड यू जनरेट द इम्यूनिटी ओवर देयर. दैट्स एक्टिव वन. पैसिव के अंदर आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको बाहर से मिल रही है. याद रखना, आपकी बॉडी कुछ नहीं बना रही, यू आर गेटिंग द एंटीबॉडीज फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एज माय पैसिव इम्यूनिटी. तो ये दो टर्म्स पहले आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होने चाहिए. ठीक है, क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. अगर हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, इफ आई डिस्कस अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी, देन इसके अंदर भी आपके यहाँ पे दो टर्म्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे. सो इवन इन दैट इटसेल्फ यू विल हैव टू टर्म्स. इसमें एक आपका आएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा आपका यहाँ पे आएगा आर्टिफिशियल. तो ये दो टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आ सकते हैं कि आपकी एक्टिव इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल. नेचुरल का एग्जांपल बड़ा सिंपल है, डिजीज कंडीशन, एक्सपोजर टू पैथोजन, exposure to pathogen during a disease. अगर मैं बाहर जाके कुछ खा रहा हूं, समझो मैंने बाहर जाके छोले भटूरे खा लिए, राइट, थोड़ी अनहाइजीनिक जगह से, तो आ गया मेरे अंदर बैक्टीरिया, आ गया कोई तो भी, राइट? सो आई विल गेट सिक, और ड्यूरिंग दैट सिकनेस माय इम्यून सिस्टम विल जनरेट सम इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो वो मेरा बनेगा यहाँ पे एग्जांपल एज माय नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. सो दैट्स माय नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पे, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर पैथोजन आया, लाइक पर्पसली आया नहीं था, मतलब वो तो पर्पसली आया था लेकिन आपका कोई प्लान नहीं था उसे अंदर लाने का, आपने कुछ किया तो आपके बॉडी में वो आ गया. नाउ व्हाट हैपेंस कि आपकी बॉडी उससे इम्यून उसे जनरेट करेगी इम्यून रिस्पॉन्स और उसे न्यूट्रलाइज करेगी. दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, तो जब भी आपको कोई बीमारी होती है, राइट, तो टाइम पे आपकी जो बॉडी आपको बचा रही है उस पैथोजन से बाय जनरेटिंग एंटीबॉडीज एंड एवरीथिंग, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. तो आर्टिफिशियल में यहाँ पे क्या होता है? सो आर्टिफिशियल में जो सबसे बड़ी एग्जांपल आपके यहाँ पे का, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर वैक्सीनेशन. दैट इज एग्जांपल ऑफ योर वैक्सीनेशन. अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में फिलहाल कि वैक्सीनेशन में आप यहाँ पे क्या करते हो, फिर हम इसे अलग से सीखेंगे. वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर आप डालते हो वीक एंड डेड पैथोजन. आपके बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के दौरान क्या किया जाएगा, आपके बॉडी में डाला जाएगा वीक और डेड पैथोजेंस को डाला जाता है. वीक और डेड पैथोजेंस आर एडेड. अब जब वीक और डेड पैथोजेंस आपकी बॉडी में डाले जाएंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि वो वीक पैथोजन आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उसके वजह से आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. फायदा ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम उसे डील करना सीख लेगा. आपका इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को देखेगा जो ऑलरेडी मरा हुआ है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. और जब उसने उसे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो याद रखना वो उसे मेमोराइज भी कर लेगा कि अच्छा ये इसको इस तरीके से मारना है. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, आप अपने बॉडी के अंदर पैथोजन डाल रहे हो, यू आर ऑल्सो एडिंग पैथोजन इनसाइड द बॉडी, बट दे आर वीक एंड डेड पैथोजेंस, और ये आप पर्पसली डाल रहे हो. और ये डालने का रीजन आपका क्या है, ताकि जब एक्टिव फॉर्म में फ्यूचर में अगर कभी कोई एक्टिव पैथोजन आया वही टाइप का, तो आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दे सके.
आप ये बात जानते हो कि बचपन में आपको कई सारे वैक्सीनेशन के शॉट्स लगते हैं, तो उसमें यही किया जाता है, आपके बॉडी के अंदर एक वीक और डेड पैथोजन डाला जाता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसे डील कर ले, उसे समझ जाए और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर ले। और जब वही पैथोजन जब एक्टिव फॉर्म में वापस आएगा आपके बॉडी के अंदर, सो योर बॉडी विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट रिस्पॉन्स, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने उसे कब न्यूट्रलाइज कर दिया। सो दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो याद रखना, वैक्सीनेशन एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल इसके अंदर जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो देखो दोनों के अंदर चेंजेस हो रही है, पैथोजन बॉडी के अंदर आ रहा है, एक के अंदर नेचुरली आ रहा है, एक के अंदर आप डाल रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टर्म्स ओवर हियर, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड यू हैव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आपको दो टर्म्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तभी कोविड की वैक्सीन लेने पर फीवर है। बहुत बढ़िया अश्वानी, बिल्कुल सही। तो जब आप कोविड का शॉट लेते हो, आप सबने लिया होगा, शायद कुछ लोग बहुत छोटे उम्र शायद नहीं लिया होगा, बट अगर आप किसी ने अगर कोविड का शॉट लिया होता है तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो कोविड का शॉट देने के बाद तुरंत आपको वो लोग पैरासीटामोल आपके हाथ में दे देते हैं। कोविड का शॉट दिया, फिर आपके हाथ में दिया पैरासीटामोल। क्या किसी ने ये चीज नोटिस की थी कभी? किसी के साथ गए होंगे, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ कभी देखा था आपने ये? When you used to get a COVID का shot, they used to give a paracetamol. Yes, sir. राइट। तो कोविड का शॉट मिलने के बाद व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आपकी बॉडी में जब आपने वो पैथोजेंस डाले तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, और जब आपकी बॉडी वहां पे रिस्पॉन्स दे रही थी तो यू विल फाइंड कि आपको फीवर आता है वो टाइम पे। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए आपको वहां पे फीवर आता है, बिकॉज योर बॉडी इज डूइंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स, योर बॉडी इज ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज दोज डेड पैथोजेंस। So that is something you find happening in vaccination. और एक बार जब उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो वो लोग उसे जान भी लेते हैं अच्छे तरीके से। They also memorize those pathogen and they also understand how to kill this thing very efficiently. तो next time जब वो वापस अगर आ जाता है then आपको symptoms भी नहीं पता चलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो, what is artificial and natural active immunity। क्या ये दो टर्म्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these two terms clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए प्रिंस, बोलिए क्या सवाल आपका, बताइए। सर, तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका होता था उन्हें वापस से कोविड क्यों हो जा रहा था? बिकॉज कोविड के स्ट्रेन्स कई सारे थे, कोविड के जो स्ट्रेन्स थे वो बहुत सारे थे। सो वेरी ऑफन देयर इज अ लाइकली चांस दैट यू हैव अ न्यू स्ट्रेन व्हिच हैज एंटर्ड इनसाइड द बॉडी। सो कोविड के साथ वही एक बड़ा कंसर्न था कि आपके जो कोविड के जो स्ट्रेन्स थे वो इतने सारे थे आपके, दैट एंड इट वाज म्यूटेटिंग। नाउ इट वाज समथिंग व्हिच वाज म्यूटेटिंग एट अ वेरी हाई रेट। और अगर आप देखोगे कोविड के स्ट्रेन को, सो कोविड हैज अ जेनेटिक मटेरियल एज अ mRNA, एज अ RNA। अगर आपने आरएनए के बारे में अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो आपने एक चीज पढ़ी है, दैट आरएनए का म्यूटेशन रेट काफी ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई कोविड हैड सो मेनी स्ट्रेन्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी लाइकली चांस दैट इफ समवन हैड अ वैक्सीन और अगर उसे वापस से कोविड के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, देयर इज अ वेरी लाइकली चांस दैट यू हैव अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड व्हिच इज एंटर्ड इनसाइड द बॉडी। और ऐसा भी नहीं था कि हर एक नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा लाइक वो था, फेटल था। कुछ स्ट्रेन्स काफी फेटल थे, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स बस नए थे, बट दे वर नॉट एज फेटल एज अदर स्ट्रेन्स वर। So that was the reason you were getting new, like you were getting like multiple times you were having this COVID thing, because the strains were replicating at a very much more higher rate. Prince, समझ आ रही मेरी बात? Yes, sir. This is what you find happening in this. So ये हो गया मेरे यहाँ पे active immunity, and you have this two terms you have to know, natural and artificial. Similarly, you also have a passive one के लिए भी. Similarly, आपके पास यहाँ पे passive immunity के लिए अंदर भी आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। सो जैसे हमने एक्टिव के लिए देखे थे, because of that also similarly you also have a passive immunity के लिए दो टर्म्स। then you will have the natural one and you will have the artificial one। अब यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल के अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं पैसिव के अंदर, तो नेचुरल में या पैसिव जब भी आपके सामने टबैक आप कर रहे हैं, इट्स अ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। प्री फॉर्म मतलब पहले से बनी बनाई। सो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाली जा रही है। सो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज यहाँ पे याद रखना कि ये आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर आप रिलीज कर रहे हो। नेचुरल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आएगा योर IgA इन क्लोस्ट्रम, मदर्स मिल्क। सो IgA इन क्लोस्ट्रम इज गोइंग टू बी अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर माई नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जो मदर्स मिल्क के थ्रू बॉडी के अंदर जा रही है। एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा जिसको आपने सीखा था पिछले क्लास के अंदर, दैट्स गोइंग टू बी योर IgG, जो आपका जाता है मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। IgG अगर आपको याद है, इट यूज्ड टू गेट ट्रांसपोर्टेड
via placenta. It used to get transported via placenta into the fetus. So these two are the best example of my naturally acquired passive immunity. इसको हम कहते हैं as a naturally acquired passive immunity, right? दोनों examples से आप वाकिफ हो. I think you can remember them. Then you have the artificial passive immunity. इसमें क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे example हम लेते हैं. Assume करो कि आपको हुआ यहाँ पे एक snake bite. Assume करो. Let's say some person gets a snake bite. You will say, sir, ऐसे कैसे sir बोल रहे sir, snake bite हो गया. Assume that some person gets a bitten by a snake. तो अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ है ना, तो वो टाइम पे आप उसको तुरंत आप एंटीबॉडीज दोगे जो जाके उसके वेनम को न्यूट्रलाइज करेगी. अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो टाइम पे, एंड या इट हैज टू बी अ वेनमस स्नेक. अगर जो वेनमस स्नेक का बाइट होता है, देन वो टाइम पे यू हैव टू गिव दैट पर्सन एंटीबॉडीज डायरेक्टली. आप वेट नहीं कर सकते कि उसकी बॉडी खुद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उसके अगेंस्ट, क्योंकि वेनम के अंदर होता है प्रोटीन और वो प्रोटीन आपके लिए लीथल है. तो अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो टाइम पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आप अंदर रिलीज करोगे. सो एज अ डॉक्टर व्हाट यू विल डू ओवर देयर, यू विल रिलीज द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. सो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आप यहाँ पे रिलीज करते हो. सो पलक बेटा आपको माइक, पलक आपका माइक ऑन है. Pre-formed antibodies are added. सब लोग खुश हो गए. Are added inside the body. अभी जो प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज जो आपके डाली जाती है, इंजेक्ट की जाती है आपके बॉडी के अंदर, दे आर नथिंग बट माय एंटी वेनम सीरम. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंटी वेनम सीरम. ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलेगी सारी एंटीबॉडीज यहाँ पे. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. कोई बात नहीं बोले, कोई बात नहीं. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, तो स्नेक बाइट के टाइम पे अगर आपको यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर आपकी डाली जा रही है जो किसी लैब में बनाई गई थी, राइट, दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. सो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर याद रखना, आर्टिफिशियल पैसिव में याद रखना कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है ना जहां पे आपको एंटीबॉडीज डालनी पड़ रही है बाहर से बॉडी के अंदर, बिकॉज इट्स अ वेरी सीवियर कंडीशन या कोई एक डेडली कंडीशन है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. स्नेक बाइट आपके सामने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपका एग्जांपल बन जाता है. क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो यू हैव दिस पैसिव एंड यू हैव एक्टिव इम्यूनिटी, जिसकी डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं. एक बार फिर से यहाँ पे देख लो. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन व्हिच मे बी इन अ फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और प्रोटीन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट. आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाई जाएगी. This type of immunity is called as my active immunity. On the other hand, अगर हम passive की बात करें, when the ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign antigen agents, it is called as my passive immunity. Ready-made antibody आप डाल लो, that's a passive one. Okay, ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. ये आपका एक्टिव इम्यूनिटी जहाँ पे बॉडी के अंदर ही बन रहा है सब कुछ, पैसिव के अंदर बाहर से आपने अंदर रिलीज कर दिया रेडीमेड एंटीबॉडीज. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव वन. यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इन्फेक्शन मेरा यहाँ पे हो रहा है, दैट्स अ नेचुरल वन. और यहाँ पे मैं करा रहा हूँ अपना वैक्सीनेशन, सो दैट्स गोइंग टू बी आर्टिफिशियल वन. ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा आर्टिफिशियल. ओके, देन यू हैव दिस पैसिव इम्यूनिटी, क्लोस्ट्रम आईजी एंटीबॉडीज. ये पिक्चर देख के समझ जाओ, यहाँ पे आपको पूछ रहे वो लोग या आपको बताना चाहते हैं अबाउट द आईजीजी के बारे में, जो मदर टू ऑफस्प्रिंग जाएगा वाया प्लेसेंटा, राइट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ओवर हियर. वी हैव सीन दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. आपके इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका वैक्सीनेशन का पूरा प्रिंसिपल बेस्ड करता है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या किया जाता है. लेट मी टेल यू व्हाट विल बी डन ओवर हियर. तो पहले आप क्या करोगे, अगर आपके सामने कोई पेशेंट आया और बोला कि हमें वैक्सीनेशन कराना है, तो आप पहले क्या करते हो? यू इंट्रोड्यूस वैक्सीन. सो बेसिकली जब आप वैक्सीनेशन कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यू इंट्रोड्यूस डेड और वीक पैथोजेंस, डेड और वीक पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी. You add dead or weak pathogens
inside the body, inside the healthy person. अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि अभी तो हम यहाँ पे मेंशन करें कि यार डेड और वीक पैथोजन हम यहाँ पे यूज करते हैं। पहले तो आप ये बात समझ जाओ कि डेड एंड वीक हम यूज इसलिए करें ताकि वो पैथोजन कोई प्रॉब्लम ज्यादा वहां पे क्रिएट ना करे। दैट्स व्हाई यूजिंग डेड एंड वीक, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड चीज याद रखना कि आज की डेट में आप पैथोजन ही यूज नहीं करते, आप काफी चीजें यूज कर सकते हो। सो अभी तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, हमने डेड एंड वीक पैथोजन यहाँ पे यूज करे, बट यू कैन ऑल्सो यूज समटाइम उस पैथोजन से बनाए हुए सम प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को भी यूज किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो यूज समटाइम डीएनए और आरएनए, अब तो काफी एडवांस हो चुका है, आप डीएनए या आरएनए को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ जो हमने मेंशन किया था वो तो आपका रहता ही है। वी ऑल्सो यूज द डेड एंड वीक पैथोजेंस। तो अभी क्या हो रहा है कि कई सारी जो वैक्सीन होती है उसमें पैथोजन नहीं होता, उसमें उसका डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो भी आपके लिए इनफ होता है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनफ टू जनरेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी यूज्ड इन द वैक्सीन। सो वैक्सीन में आपको ये सब चीजें आपको वहां पे मिल सकती है। अब जैसे आपने हेल्दी पर्सन के अंदर ये सब डाल दिया, आपने इंजेक्ट कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा, दैट बॉडी विल जनरेट प्राइमरी रिस्पॉन्स। बॉडी विल जनरेट आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, बॉडी विल जनरेट योर प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स मुझे बताओ फास्ट होता है या स्लो होता है? स्लो सर, स्लो। प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका रहेगा यहाँ पे आपका स्लो, राइट। प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका जनरेट करेगी आपकी बॉडी, व्हिच इज गोइंग टू बी अ स्लो वन, और थोड़ा टाइम ये लेगा अपना। सो दिस इज गोइंग टू बी स्लो रिस्पॉन्स ओवर देयर। अब इस रिस्पॉन्स के दौरान क्या होगा, आपके लिम्फोसाइट्स बनाए जाएंगे, यू विल फाइंड योर लिम्फोसाइट्स विल बी फॉर्म्ड, और लिम्फोसाइट्स के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे अपने मेमोरी सेल्स भी आप बना लेते हो। सो यहाँ पे टी एंड बी मेमोरी सेल्स जो आपके होते हैं, योर टी एंड बी मेमोरी सेल्स, इनको भी आप बनाना यहाँ पे चालू करते हो। तो ये भी अपने बनने वहां पे चालू करेंगे। नंबर ऑफ थिंग्स हैपन, राइट। लिम्फोसाइट्स बनते हैं, टीएनबी मेमोरी सेल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना कि टीएनबी मेमोरी सेल्स जो आपके यहाँ पे है, इनका काम होता है उस पैथोजन को याद रखना। दे विल मेमोराइज द पैथोजन जो पहली बार आपकी बॉडी के अंदर आया है। ये वो टाइम होता है जब आपको बुखार आता है, 1-2 दिन के लिए रहता है, एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल आफ्टर फ्यू डेज। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। द थर्ड स्टेप हियर इज गोइंग टू बी कि आपने एक बार प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर ये एक्टिव पैथोजन बॉडी के अंदर आया, सो नाउ एवरीथिंग हैज बीन डन, आपकी बॉडी ने प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट किया एंड यू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। नाउ इफ एक्टिव पैथोजन एंटर इनसाइड द बॉडी, if active pathogen enters inside the body, अब सेम पैथोजन जो एक्टिव फॉर्म में था अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो अब आप मुझे बताओ कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे देगी, फास्ट या स्लो? फास्ट। You will have a very fast response, बिल्कुल सही, आपका बहुत फास्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, और उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। You will have a secondary response, और जो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आपका यहाँ पे बॉडी देगी वो आपका रहेगा यहाँ पे फास्ट। तो इतना फास्ट होता है कि आपको सिम्टम्स भी नहीं दिखते और आपका पैथोजन की वहां पे डेथ हो जाती है, राइट। ये जो इवेंट हमने यहाँ पे किया, दिस इवेंट व्हाट वी हैव डन ओवर देयर, दिस इज माय स्टोरी ऑफ माय वैक्सीनेशन। क्या आपने पहले इंट्रोड्यूस किया डेड पैथोजन को, वो डेड पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी जनरेट करेगी एक रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स के दौरान आपके लिम्फोसाइट्स आपके बनाए जाएंगे, मेमोरी सेल्स आपके बनाए जाएंगे। अब सेम पैथोजन जब आपकी बॉडी के अंदर वापस आता है 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग फास्ट रिस्पॉन्स देगी, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फास्ट रिस्पॉन्स व्हाट विल हैपन, आप अपने आप को उस पैथोजन से बचा लोगे। यू वोंट इवन रियलाइज कि वो एंटर हुआ था। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ योर वैक्सीनेशन। यही किया जाता है, यही पूरा आइडिया है आपके वैक्सीनेशन का। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। So that is going to be a story of your vaccination, जो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ dead or weak pathogens inside the healthy body, that's the first thing you will do. Now these antigens, हम पैथोजन को यहाँ पे एंटीजन भी टर्म यूज कर सकते हैं। Now these antigens generate primary response and memory T cells and B cells. So primary response आपको यहाँ पे मिलेगा, memory T cells, B cells आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। That's my step number 2 जो बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे हो रहा है। Step 3, when the vaccinated person is attacked by a same pathogen, अब मुझे तो वैक्सीन मिल चुका है, अब सेम पैथोजन अगर मेरे बॉडी के अंदर आता है, if the same pathogen enters inside the body,
एक्टिव फॉर्म में, my existing T cells, B cells recognize the antigen quickly. T cells, B cells देख लेते उसे क्या, ये तो पहले भी आ चुका है, वापस आ गया. So now they will give a strong response. उसे फटाफट वो recognize करेंगे and they will have a quick response. Now your immune system attacks the invader with the massive production of your lymphocytes and antibodies. एक strong response आपके यहाँ पे cells देंगे, आपके immune system आपके यहाँ पे देगा and they will neutralize the pathogen. This is a story of your immunization. This is a story of your vaccination. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर आपसे आके कोई पूछता है कि वैक्सीन में क्या होता है, if someone asks you कि वैक्सीन क्या होती है या वैक्सीन के अंदर क्या होता है, if someone asks you कि वैक्सीन होता क्या है, तो याद रखना वैक्सीन will have all those things, dead, weak pathogens, proteins, RNA, DNA, ये सब चीजें आपको मिलती है वैक्सीन के अंदर. यही होता है वैक्सीन में, और कुछ नहीं होता. जो डॉक्टर आपको शॉट दे रहा होता है, दैट्स अ वैक्सीन का शॉट. तो उसमें होता क्या है, यू विल हैव अ डेड और वीक पैथोजन, और यू विल हैव योर प्रोटीन्स ऑफ अ पैथोजन, और यू विल हैव आरएनए ओवर देयर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. तो ये एक बात याद रखना, एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द वैक्सीनेशन. क्या वैक्सीनेशन वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. हैबिट ऑफ आस्किंग इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश, एज इफ तुम लोग को हिंदी नहीं आती. I'll keep that in mind. ठीक है. So this is something we have done. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनिमेशन के अंदर. So आपने वैक्सीनेशन का शॉट यहाँ पे दिया एज अ डॉक्टर, वीक वायरस आपने अंदर डाल दिया. So now you'll have a primary response which will be a slow one. एंटीबॉडीज आएंगे आपकी वहां पे, राइट, और उसे जाके वो न्यूट्रलाइज कर देंगे उस पैथोजन को. उसके साथ साथ उसे वहां पे मेमोराइज भी कर लेंगे कि इसको हमें कैसे हमें डील करना है, हमने इसे सीख लिया, जान लिया. अब आपके बॉडी के अंदर वापस आया एक लाइव वायरस, बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में आपका वायरस आपके बॉडी के अंदर आ रहा है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल गिव अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स. आपकी बॉडी देगी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एंड उससे क्या होगा, आपकी बॉडी इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस क्विकली एंड प्रोड्यूस अ मैसिव एंटीबॉडीज, और उसे जाके वो लोग वहां पे न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो ये जो वायरस आपके बॉडी में आया था, सोचिए कि हम यहाँ पे रहेंगे अब अगले कुछ साल, एंटीबॉडीज आएंगी तुरंत and will neutralize the virus. That is how it is going to work. So antibodies bind to a pathogen and kills the pathogen. That is our vaccination. अब एक और यहाँ पे टर्म है आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिससे आप वाकिफ हो, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपसे कुछ 4-5 मिनट पहले बात की थी. तो इसमें क्या हो रहा है, वही जो चीज मैंने आपको बताई थी, वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर किसी को होता है स्नेक बाइट, आप मुझे बताइए एज अ डॉक्टर, अगर आपके सामने कोई स्नेक बाइट का केस आता है तो आप क्या करोगे? बोलिए तमन्ना, क्या करोगे आप? सर सबसे पहले हम जहाँ हम स्नेक ने काटा, पहले हम उस एरिया को साफ करेंगे. ठीक है, क्लीन कर लिया आपने. ठीक है, वॉश किया आपने. और कुछ? फिर हम उसके वो एंटीबॉडी लगाएंगे या कोई वो एंटी वेनम सीरम. हाँ, एंटी वेनम सीरम. एंड याद रखना, हमेशा एक टर्म याद रखना, एंटी वेनम सीरम. और एंटी वेनम सीरम कहीं लिखा हो तो समझ जाना इसके अंदर कुछ नहीं होता. कोई बॉटल आपको दिखी हो ना, लिखी भी यहाँ पे लिखा हो डॉक्टर के पास एंटी वेनम सीरम, तो इसमें होती है आपकी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. तो दिस एंटी वेनम सीरम इज गोइंग टू हैव प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. बट मैं कहता हूँ कि आप ये नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली एंटी वेनम सीरम आप नहीं दे सकते. मैं ये कह रहा हूँ दैट यू कैन नॉट गिव डायरेक्टली एंटी वेनम सीरम. आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बताओ अंशिका, व्हाई आई कैन नॉट गिव एंटी वेनम सीरम डायरेक्टली? बोलो. तो बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो स्नेक कौन सा था, कौन सी एंटी वेनम सीरम हमें देनी होगी. राइट, बिल्कुल सही. प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आप जो होती है इसके अंदर, याद रखना जब आपको स्नेक बाइट का केस आता है. हाँ जी प्रियांशी, बताइए क्या कहना चाहते हो, बोलिए. सर मैंने भी यही कहना था कि सबसे पहले हम क्लीन करेंगे और हमें आइडेंटिफाई पहले पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रीड का स्नेक था, और फिर हम एंटी वेनम इंजेक्शन देंगे फिर. ठीक है, हाँ. तो याद रखना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से. सही बात है, आप लोग के सब तीनों के आंसर यहाँ पे काफी सही है. राइट, ट्रू. सो व्हाट यू विल बी डूइंग हियर ना, दैट वंस यू गेट अ स्नेक बाइट का केस, आप डायरेक्टली उसे एंटी वेनम का शॉट नहीं देते, क्योंकि हो सकता है कि जिस स्नेक ने उसे काटा था वो नॉन वेनमस स्नेक था. होते कई सारे स्नेक जो आपके घर के आसपास आपको मिलते हैं, दे आर नॉन वेनमस स्नेक, उनके अंदर कोई वेनम होता भी नहीं है. सो दे आर माय नॉन वेनमस स्नेक. अगर किसी नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है तो आप उसे एंटी वेनम सीरम देने का मतलब ही नहीं है. बल्कि मैं कहूंगा कि अगर किसी को नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है ना, और अगर आप उसे एंटी वेनम सीरम दे रहे हो,
तो वहां से प्रॉब्लम चालू हो सकती है, बल्कि बिकॉज ऑफ द एंटीवेनम सीरम द बॉडी माइट गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द एंटीवेनम सीरम एंड दैट कैन बी फेटल टू द पर्सन। तो इसलिए हमेशा एज अ डॉक्टर आप मतलब डॉक्टर्स की चीज का ध्यान रखते हैं दैट आफ्टर स्नेक बाइट दे विल ऑब्जर्व द सिम्टम्स। वो सिम्टम्स को वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे कि अगर पेशेंट कोई सिम्टम दिखा रहा है तभी वहां पे उसे फिर एंटीवेनम सीरम दिया जाता है। मतलब अगर यूरिन में ब्लड मिल रहा है, पेशेंट की बात करने में उसे दिक्कत आ रही है, राइट, उसे सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इफ दोस सिम्टम्स आर बीन सीन ओवर देयर देन इन दैट केस आपका डॉक्टर वहां पे एंटीवेनम के शॉट्स देना चालू करेगा। अगर सिम्टम्स नहीं दिखते देन कोई एंटीवेनम का शॉट देने की वहां पे जरूरत नहीं होती, बल्कि देना भी नहीं चाहिए। सो दैट इज व्हाई स्नेक बाइट के केस को हम रखते हैं 24 आवर्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर, एंड देन अगर सिम्टम्स नहीं दिखे देन यू कैन लेट देम गो। कुछ देने की जरूरत नहीं है, ना ही टिटेनस ना ही कुछ, जस्ट लेट देम गो, बोलो ना जाओ। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। बट अगर कोई वेनमस स्नेक है, अगर कोई वेनमस स्नेक है, इफ इट इज गोइंग टू बी अ वेनमस स्नेक, then you know that what has to be done. Then in that case you have to give them the antivenom serum. And this is an example of my passive immunization. क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आप बॉडी के अंदर दे रहे हो, और ये प्री फॉर्म एंटीबॉडीज जाके आपके वेनम को जाके न्यूट्रलाइज करेंगी। जो आपके एंटीबॉडीज आप यहाँ पे दे रहे हो, दिस एंटीबॉडीज विल गो एंड न्यूट्रलाइज द वेनम। ये जाके दे विल न्यूट्रलाइज द वेनम। मतलब जो वेनम में जो प्रोटीन होता है ना, वेनम का जो प्रोटीन है उसको जाके वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनाइजेशन। इवन अगर आपको टिटेनस का शॉट लेना हो तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कट लग गया, एक बड़ा सा कट लग गया आपको आपके पैरों के अंदर, तो आपका डॉक्टर जब आपको टिटेनस का शॉट दे रहा है तो उसके अंदर प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज ही है। नोटिस करना आप कभी कि आपको जब टिटेनस का शॉट मिलता है तो उसके अंदर प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज ही होती है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया आ चुका है आपके बॉडी के अंदर उस कट लगने के बाद तो उसको हम वहां पे खत्म कर दें यूजिंग दिस प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज। सो ये बात भी आपको याद रखनी है। सो प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज आर आल्सो बीन यूज्ड इन योर टिटेनस वाली कंडीशन के अंदर। सो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे देखो क्या हो गया, पैरों के अंदर कील लग चुकी है लड़के के, राइट। सो इन दिस कंडीशन और यू हैव अ कंडीशन ऑफ अ स्नेक बाइट। यहाँ पे देखो इतना बड़ा स्नेक था, दिखा नहीं उसे, राइट। सो यू हैव अ स्नेक बाइट। In both the conditions, you have a fatal condition, right? ये टाइम पे आप वेट नहीं करोगे कि आपकी बॉडी खुद जनरेट करेगी रिस्पॉन्स। You have to give them all the preform antibodies. So if a person is infected with some deadly microbes, to which quick immune response is required, अगर कोई deadly microbe बॉडी में आ गया जिसके अगेंस्ट आपको quick response चाहिए, as in tetanus, we need to directly inject preform antibodies or antitoxins to that particular person. तो आप वहां पे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अपने वहां पे डालोगे ताकि आप उसे बचा सको, वहां पे ताकि आप उसे न्यूट्रलाइज कर सको उस माइक्रोब को। इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन व्हिच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन्स प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज माय पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर ये दो चीजें आती है जो हमने सीखा था पहले, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या ये कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर दिक्कत आ रही हो या कोई गड़बड़ हो रही हो देन बता देना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो व्हिच इज बीन हैपनिंग इन दिस। सो दिस इज माय पैसिव इम्यूनाइजेशन। चलिए अब सीखते हैं हम समथिंग अबाउट माय एलर्जी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैडम को छींक आ रही है, राइट। दैट्स व्हाट हैपन इन एलर्जी, दैट व्हाट यू हैव लर्न ना, कि एलर्जी होती है तो छींक आती है। यू हैव सीन दैट। ओके चलिए देखते हैं क्या होता है आपके एलर्जी के अंदर। एलर्जी को हम सिंपल डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं, इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन्स बॉडी टुवर्ड्स अ फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आया और आपके इम्यून सिस्टम ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया,
इतने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की जरूरत थी भी नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ एलर्जी। आपके बॉडी में कोई तो भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस आया और उस फॉरेन सब्सटेंस को लेके आपकी बॉडी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चालू किया, एंड दैट रिस्पॉन्स वाज नॉट इवन रिक्वायर्ड, इट इज अ एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज माय एलर्जी। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एलर्जी। ठीक है, सो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सनस बॉडी टुवर्ड्स अ फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन लिखा है यहाँ पे, टुवर्ड्स अ फॉरेन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज माय एलर्जी। यहाँ पे उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एलर्जी, राइट। अब जब आपको यहाँ पे एलर्जी हो रही है तो एलर्जी कॉज करने के लिए कुछ चीजें होती है। सो व्हाट कॉजेज यू द एलर्जी? इट इज माय एलर्जेंस। आपके जो एलर्जेंस होते हैं उनके वजह से आपको ये एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने के लिए आपको मिलता है। सो यहाँ एलर्जेंस, और एलर्जेंस की वजह से आपको यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने, एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने के लिए आपको मिलता है। सो एलर्जेंस आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं? यू कैन हैव समथिंग लाइक योर डस्ट पार्टिकल्स, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर पोलन ग्रेन्स, बड़े फेमस होते हैं एलर्जी करने के लिए पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर, कई बार इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट लाइक योर माइट्स आर नोन टू कॉज एलर्जी। देन यू हैव एनिमल डैंडर। एनिमल डैंडर का मतलब होता है कि कई बार है ना, जैसे कैट्स होती है, कैट्स के स्किन में से स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते रहते हैं, इवन डॉग्स के साथ होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एनिमल डैंडर। तो ये सब चीजें कई बार क्या होती है, कुछ लोग को एलर्जी कॉज कर देती है, दे कैन वर्क एज एलर्जन। और अगर ये आपने इनहेल कर लिया, राइट, तो उसके से क्या होता है दैट यू विल स्टार्ट लाइक शोइंग सम सिम्टम्स ओवर देयर। इवन कई बार लोगों को फेदर से भी होता है, कई बार लोगों को फेदर्स से भी एलर्जी होती है। सो फेदर्स हो गए, एनिमल डैंडर हो गया, माइट्स हो गए, पोलन ग्रेन हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, सो दे कैन वर्क एज एलर्जन ओवर देयर। अब जब मैं कह रहा हूँ दे आर गोइंग टू वर्क एज एलर्जन, तो आप ये बात यहाँ पे समझो कि यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे। सो जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, when someone gets allergic reaction, तो आपके यहाँ पे आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। यू कैन हैव सिम्टम्स लाइक योर स्नीजिंग, स्नीजिंग होते हुए आपको मिल जाएगी उस पेशेंट के अंदर, उस पर्सन के अंदर। यू कैन हैव अ रनिंग नोज, have a running nose is also something which has been seen over there. You can have something like a difficulty in breathing. Any allergy from wheat plant? पार्थिनम की बात कर रहे हो आप? पार्थिनम जो वीट प्लांट के साथ हमारा आया था, मंगवाया था हमने वीट प्लांट, तो उन्होंने पार्थिनम भेज दिया था हमें, उसके पोलन ग्रेन से एलर्जिक रिएक्शन होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ये भी आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल जो आपने कई बार खुद से ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि इवन अगर देखा जाए तो पहले कई बार लोगों को रेडनिंग हो जाती है स्किन के ऊपर, कई बार लोगों की स्किन पूरी रेड हो जाती है, ये भी आपने मेंशन किया, देखा होगा शायद से, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनिंग हो जाती है। सो रेडनिंग ऑफ स्किन इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम वी फाइंड इन द एलर्जिक रिएक्शन। सो रेडनिंग ऑफ स्किन, कई बार लोगों को क्या होता है ना, बहुत ज्यादा रिएक्शन मिलता है जब आपको किसी को हनी भी बाइट हो जाए या वास का बाइट हो जाए, तो काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपकी बॉडी देती है। तो दैट इज समथिंग व्हिच आल्सो हैपेंस। हाँ जी स्नेहा सलम बताइए क्या सवाल है आपका? सर एलर्जी से मतलब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है? डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एलर्जिक रिएक्शन है आपका। अगर किसी को एलर्जी है समझो किसी सब्जी से, सब्जी खाने से, तो उसमें ब्रीदिंग का कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, जैसे आपका अस्थमा हो गया, तो अस्थमा के अंदर यू विल हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट। सो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ एलर्जन इट इज गोइंग टू बी, और वो कैसे आपको वहां पे अफेक्ट कर रहा है। कई बार किसी को क्या होता है कि कोई चीज के लाइक किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, उससे एक स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन आता है, तो वहां पे यू विल गेट टू सी रेडनिंग ऑफ स्किन, यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। वहां पे यू कैन हैव अ रेडनिंग ऑफ स्किन, आपको वहां पे होते हुए मिल जाएगा, इन्फ्लेमेशन होते हुए मिलेगा आपको स्किन के अंदर। सो दीज आर द सिम्टम्स यू विल गेट टू सी। ये सारे कुछ आपके यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स आपको मिलते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। तो याद रखना एलर्जन आपके काफी सारे हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे आपको ये सारे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट दीज आर द सिम्टम्स यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कुछ अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें जिसके अंदर आपकी एलर्जिक रिएक्शन आपका हो रहा है, तो दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक आपका होगा यहाँ पे अस्थमा, जो आपने 11th ग्रेड में भी पढ़ा है, तो अस्थमा हैपेंस टू बी अ फर्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। दूसरा एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे आएगा दैट कैन बी योर हे फीवर। फिलहाल के लिए आप ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखो, इसको हम थोड़ा सा और बाद में देखते हैं इनमें होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है। पहले इतना याद रखना कि एलर्जी इज नथिंग बट माय हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ माय बॉडी टुवर्ड्स अ फॉरेन सब्सटेंस। एक पर्सन की बॉडी की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है एक फॉरेन सब्सटेंस को लेके, उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एज अ एलर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलेगा टू अ पर्टिकुलर एलर्जन।
एलर्जन आपके यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सी द सिम्टम्स जो आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी चीज आप समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल Yes, sir. हाँ जी, जैसे कि अब हमें अटैक आता है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, एटलीस्ट अगर आपने कभी टीवी पे नोटिस किया होगा, तो दे विल फाइंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो वो जनरली आपको जो अटैक आ रहा होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एलर्जन, चाहे वो पोलन ग्रेन हो या डस्ट पार्टिकल हो, दे विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ओवर देयर, राइट? सो दैट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्पटम वी फाइंड इन द अस्थमा। ओके, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रही है टू द एलर्जन, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिस इज ऑल हैपनिंग इन दिस। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि एक्चुअली बॉडी में हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से ये सब आपका हो रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर कट याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपके बॉडी में आपको मिलेंगे कुछ सेल्स जिनको हम कहते हैं एज अ मास्ट सेल्स। इन योर बॉडी यू हैव सम सेल्स, यू कॉल देम एज अ मास्ट सेल्स। तो जो मास्ट सेल्स आपके जो होते हैं बॉडी के अंदर, दे आर नोन टू रिलीज टू थिंग्स। ये दो चीजें रिलीज करते हैं, एक होता है हिस्टामाइन और दूसरा होता है यहाँ पे सेरोटोनिन। याद रखना ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। याद रखना, मास्ट सेल आपके होते हैं बॉडी के अंदर, और ये मास्ट सेल आपके रिलीज करते हैं समथिंग लाइक योर सेरोटोनिन, एंड दे आर आल्सो नोन टू रिलीज समथिंग लाइक योर हिस्टामाइन। ठीक है, अब जब ये आपका बॉडी में रिलीज हो रहा है तो ये कर क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द बॉडी? तो याद रखना, ये लोग कलेक्टिवली एक चीज करते हैं, दे आर known for dilation of blood vessel. Dilation of blood vessel. So blood vessel को डायलेट करने में ये करते हैं मदद। So basically ये blood vessel को यहाँ पे डायलेट कर देते हैं। अब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? समझो ये मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल है, समझो दिस इज माय ब्लड वेसल ओवर हियर। अगर इसको मैंने डायलेट कर दिया तो ये थोड़ी आपकी ब्रॉड हो जाएगी, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड है, ये थोड़ी मेरे यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। अब जैसे आपने ब्लड वेसल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो आपका ब्लड फ्लो आपका वहां पे बढ़ेगा, आपका ब्लड फ्लो आपका वहां पे बढ़ेगा, और इसलिए आपको रेडनिंग मिलती है स्किन के ऊपर। जो आपको जो रेडनिंग हो रही होती है ना आपकी स्किन के ऊपर, अगर आपको बेसिकली अगर आपको कोई मधुमक्खी भी अगर आपको काट ले तो पूरा एरिया आपका रेड हो जाता है। वो आपका रेड क्यों हुआ? बिकॉज आपका ब्लड फ्लो वहां पे आपका बढ़ गया। आपका ब्लड फ्लो आपका वहां पे क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका हिस्टामाइन आया और उसने ये काम किया। हिस्टामाइन केम ओवर देयर, एंड हिस्टामाइन व्हाट इट डज, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। जैसे आपने ब्लड वेसल को आपने वहां पे डायलेट कर दिया, सो व्हाट विल हैपन कि आपका ब्लड का फ्लो आपका वहां पे बढ़ जाएगा। सवाल ये आता है कि आपने ब्लड वेसल को डायलेट क्यों किया? आपने डायलेट इसलिए किया ताकि ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़े। ब्लड का फ्लो आप क्यों बढ़ाना चाहते हो? ताकि वहां पे WBC भी दौड़ते हुए वहां तक पहुंच सके, इसलिए आप ब्लड का फ्लो आप वहां पे बढ़ाना चाहते हो। आप चाहते हो कि WBC का अमाउंट आपका उस एरिया में पहुंचे। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है और उस रिस्पॉन्स के चक्कर में आपको दिक्कत आती है। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच विल इवेंचुअली इंक्रीज द ब्लड फ्लो ओवर देयर। अब पता है होता क्या है, अगर आपका सडनली कुछ एरिया के अंदर अगर आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया बहुत, अगर आपका ब्लड फ्लो उस एरिया के अंदर अगर बढ़ जाता है तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाएगा। ओवरऑल ब्लड प्रेशर आपका पे नीचे जा सकता है, एंड दैट कैन बी फेटल। वो आपके लिए वहां पे फेटल हो सकता है। समझो इस बात को कि अगर आपने ब्लड सी अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज आपने यहाँ पे देखी, यू हैव फाइंडिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल आपके यहाँ पे हो रहा है। एक चीज आपने यहाँ पे देखी, क्या ये बात समझ आ गई आप सबको यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात आप यहाँ पे समझो, एक तो ये चीज यहाँ पे होगी, दूसरी चीज ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, दे मेक द कैपिलरीज परमिएबल। दे मेक कैपिलरीज, और मैं कहूंगा यहाँ पे कैपिलरीज become more permeable। आपने ये बात सीखी होगी अपने लोअर क्लास के, कि कैपिलरीज जो होती है ना, वहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 आता है, एवरीथिंग हैपेंस इनसाइड द कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू आपका हो रहा होता है। तो अगर मैं कैपिलरीज को अगर ज्यादा परमिएबल कर दूं, इसका मतलब यह है कि इसमें से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरी कैपिलरीज ज्यादा परमिएबल हो जाती है तो कैपिलरीज के अंदर से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा। ये बात याद रखना। अगर आपने पढ़ा, आपको अगर अपना चैप्टर याद होगा 11 का, तो आपकी जो कैपिलरीज होती है ना, उनमें से एक थोड़ा थोड़ा फ्लूइड आपका बाहर निकलता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिलहाल याद रख लो that there is some fluid coming out from the capillaries all the time and that is called as my interstitial fluid. अब आप सोचो कि अगर मेरी कैपिलरीज ज्यादा परमेबल हो गई तो ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा। क्या ये बात आपको मेरी समझ आ रही है? यस सर। Will find more fluid will start coming out. अगर आपने कैपिलरी को परमेबल कर दिया, मतलब आप अलाउ कर रहे हो कि थोड़ा और ज्यादा वो वहां से चीजें बाहर निकले, कंटेंट बाहर निकले, सो मोर फ्लूइड विल कम आउट। एंड बिकॉज ये ज्यादा फ्लूइड आपका बाहर निकल के आ रहा है तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड प्रेशर, ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका नीचे जाता है एंड दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक, और वो चीज आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक आपके यहाँ पे हो सकती है। तो ये बात याद रखना। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप दो चीजें यहाँ पे याद रखें, सिर्फ दो चीजें याद रखें कि सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन विल डू द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिससे ब्लड फ्लो आपका यहाँ पे बढ़े। सेकेंड चीज, दे ऑल्सो मेक द कैपिलरी मच मोर परमिएबल, ये कैपिलरीज को ज्यादा परमिएबल कर देते हैं। एंड ये कलेक्टिव रीजन जो आपके यहाँ पे हो रहा है, इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है, विच कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक कंडीशन। क्या इतनी बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो? कैन यू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग ओवर देयर? बस इतना? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। ऑलराइट, नाउ यू हैव टू टेल मी कौन सा एंटीबॉडी था जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था? विच एंटीबॉडी वाज गेटिंग वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व ओवर देयर? याद करो, 5 थे ना, कौन था? वेरी गुड, यू हैव योर IgE, और IgE आपका यहाँ पे हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, ये बात याद रखना। क्या करता है वो आपको इस लेवल पे आपको सीखना नहीं है, बट इतना याद रख सकते हो आप यहाँ पे दैट Ig इज द वन व्हिच विल गेट प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व ओवर देयर। एलर्जी के टाइम पे Ig आपका यहाँ पे हमेशा आएगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब ट्रीटमेंट पे आप क्या करते हो? अगर आपको एक पर्सन मिलता है जिसको एलर्जी का रिएक्शन हो रहा है, या जिसके सामने यू कैन सी द पर्सन इज सफरिंग विद एलर्जिक रिएक्शन, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सो इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन गिव दैट पर्सन एंटीहिस्टामाइन। आप उस पर्सन को एंटीहिस्टामाइन का शॉट दे सकते हो। आप मतलब आज से पॉसिबली 5-6 साल बाद यू कैन गिव दैट पर्सन अ शॉट ऑफ एंटीहिस्टामाइन, जो आपके हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करेगा वहां पे। उसके साथ साथ डॉक्टर कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक एड्रेनलिन, and doctor can also use a shot of steroid. ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जनरली व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट टू एलर्जिक रिएक्शन, ये चीजें आप यहाँ पे यूज करते हो। यू कैन यूज एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड आप यहाँ पे यूज करते हो। इसके शॉट्स दिए जाते हैं ताकि आप बॉडी की कंडीशन को आप नॉर्मल लेके आ सको। यू कैन ब्रिंग बैक द बॉडी इन अ नॉर्मल कंडीशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक बात याद रखना, एलर्जिक रिएक्शन फेटल हो सकता है कुछ कंडीशन के अंदर, इतना वो सीवियर हो जाता है देन अ पर्सन कैन डाई। सो दैट इज व्हाई अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई सेंसिटिव है एलर्जी को लेके, देन दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देयर लाइक एनवायरनमेंट एंड देयर मेडिकेशंस। उन्हें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? तो इतनी बात याद रखना। दीज आर द थिंग्स यू विल बी यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट। और ज्यादा मैं कुछ इसमें बता नहीं रहा, नहीं तो आप लोग फिर बोलना बंद कर देते हो। यू विल देन से यस इन अ वेरी डिफरेंट वे, राइट? कि हाँ सर ये समझ आ गया, क्या ही बोले अब। सो या दीज आर गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट ओवर देयर, राइट? ये ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे हो जाती है। दीज आर द थिंग्स, ये याद रखना प्लीज। हिस्टामाइन सेरोटोनिन आपका मास से रिलीज करता है एंड दे आर नोन फॉर दिस टू थिंग्स, दे हैव बीन डूइंग दैट। ये 2 चीजें वो लोग वहां पे कर रहे होते हैं। एंड देन यू हैव योर IgE जो अपना यहाँ पे काम करेगा, एंड यू हैव दिस सिम्टम्स जो आपके जनरल सिम्टम्स है। हे फीवर, अस्थमा आर गोइंग टू बी द 2 एग्जांपल। हे फीवर में क्या होता है ना, जनरली इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नोज। यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके नोज के अंदर होते हुए, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ पोलन ग्रेन। सो दैट्स अ हे फीवर। अस्थमा आप यहाँ पे जानते हो दैट यू हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपके ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई आपके यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे लाइक क्लॉग हो जाते हैं म्यूकस के साथ। सो ब्रीदिंग यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाती है आपके यहाँ पे, दैट्स अस्थमा, जो आपने भी आपके यहाँ पे पढ़ा था। सो दीज आर द 2 एग्जांपल यू कैन रिमेंबर इन दिस, ठीक है? तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माई एलर्जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, allergy means exaggerated response of immune system towards a certain antigen present in the environment. exaggerate का मतलब होता है हद से ज्यादा। ये कई बार हम लोग यूज करते हैं, ये सेंटेंस हम यूज भी करते हैं कि अरे नहीं वो अपनी कहानी थोड़ी exaggerate कर रहा था, हम करते ये टर्म। लाइक समझो किसी का कोई फ्रेंड मैच देखने गया था और दूर खड़ा विराट कोहली से ऐसे हाथ दिखा दिया, एंड देन वही फ्रेंड तुम्हें आके दूसरों को स्टोरी बता रहा है कि
अरे कोहली आया था पास में एंड देन बात करने लगा या कहने लगा कि अरे चलो मेरे साथ छोले भटूरे खाने, सो दैट इज अ exaggerated story, right? So that is what you find happening over here. Your immune system will give a very like exaggerated response for any kind of foreign antigen. एलर्जन आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं? pollen grain, dust mite, fungi, anything can be a allergen over here. Then you have antibody जो इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे IgE है. सिम्टम्स देख लो आप यहाँ पे स्नीजिंग, watery eyes, running nose and difficulty in breathing can be the symptoms over there. और यहाँ पे आपके मास्ट से रिलीज कर रहे हैं आपके यहाँ पे हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ये आपके यहाँ पे रिलीज करेंगे. ओके, अब कहा ये जाता है कि आजकल की डेट में एलर्जी के केसेस आपको ज्यादा इसलिए मिलते हैं बिकॉज बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट किया जाता है आज की डेट के अंदर, राइट? यू कैन सी दैट. यहाँ पे देखो इसको बारिश में खेलने नहीं दिया जा रहा, इवन दो बारिश तो वहां पे दिख नहीं रही. स्टिल यू लिव इन अ वेरी क्लीन स्टेराइल एनवायरमेंट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. क्या कहते हो आप लोग, ऐसा सही में है या क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? यू आर बीन गिवन वे टू मच अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, इसलिए पीपल गेट मच मोर सेंसिटिव. यस सर. एग्री करते हो आप लोग कि हाँ सर कुछ ज्यादा ही सुकून है लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्शन है, लाइक या सो या दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन बिलीव्ड टू बी अ ट्रू थिंग. कहा जाता है कि इसके जैसे या more people are more susceptible to the allergic reactions because of this. All right, so that is something we have done. All right, चलिए next thing यहाँ पे देखते हैं. Next thing is, so this is where your allergy gets completed. Now let's have a look at the autoimmunity. अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे autoimmunity के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले ही इसमें होता क्या है. So when you discuss a term like autoimmunity, what you will get to see ना इसके अंदर, that generally आपका immune system जानता है कि आपको उसको किसको अटैक करना है. जनरली व्हाट हैपेंस दैट इम्यून सिस्टम नोज दैट इट हैज टू अटैक द फॉरेन बॉडी. फिर फॉरेन को कुछ भी हो, फॉरेन प्रोटीन हो या फॉरेन पैथोजन हो, तो आपका इम्यून सिस्टम जाके उसे अटैक करेगा. दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. अगर आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, सो इफ यू हैव अ इम्यून सिस्टम, इफ योर इम्यून सिस्टम cannot differentiate between self and non-self, cannot differentiate between self and non-self. अगर ऐसा होते हुए अगर आपको वहां पे मिल जाए, अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के सेल्स और दूसरे सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो खुद के सेल्स को जाके मारना चालू करेगा. वो खुद के सेल्स को जाके मारना चालू करेगा या खुद के सेल्स के बनाए हुए प्रोटीन को जाके वो खत्म करना चालू करेगा. अगर ऐसा होते हुए अगर आपको वहां पे मिल जाए, इफ योर इम्यून सेल्स आर एक्चुअली किलिंग योर ओन सेल्स और किलिंग द प्रोटीन क्रिएटेड बाय योर ओन सेल्स, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय ऑटो इम्यूनिटी. अगर आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ and start targeting your own cells and starts targeting your own cells. अगर आप खुद के सेल्स को अगर आप यहाँ पे मारना चालू करते हो, then that is something which is going to be a problem over here. और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे this condition over there is called as my autoimmunity. क्योंकि आप ये बात को समझो, आपका खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को मार रहा है. जनरली उसका काम होता है कि बाहर के सेल्स को मारना, बट वो खुद के सेल्स को यहाँ पे मार रहा है एंड दैट इज नॉट समथिंग यू वांट. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है देन बिल्कुल आपके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस वहां पे आएंगे एंड दिस कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय ऑटो इम्यूनिटी. तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इफ द इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग देयर ओन बॉडी सेल्स, दिस लीड टू सम मालफंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज माय ऑटो इम्यून डिजीज. ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं यहाँ पे एज ऑटो इम्यून डिजीज. जो यहाँ पे डिजीज आपको होते मिलते हैं, यू कॉल देम ऑटो इम्यून डिजीज एंड कलेक्टिवली एक जनरल टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज माय ऑटो इम्यून कंडीशन. ठीक है, सो दैट इज अगेन समथिंग व्हिच इज, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि यार सर ऐसा क्यों होता है. सो क्लियर कट आंसर इज स्टिल नॉट देयर कि ऐसा क्यों होता है कई बार लोगों के अंदर, बट इसके कई सारे जेनेटिक रीजंस हमें देखने के लिए मिलते हैं. सो यू कैन सी दैट वन ऑफ द रीजंस कैन बी योर जेनेटिक रीजंस. वन ऑफ द रीजंस कैन बी योर, किसका सवाल है क्या कुछ? नहीं, genetic reasons.
जेनेटिक रीजन का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर मेरे फैमिली में ये रन कर रहा है तो मुझे भी होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। अगर मेरे फैमिली में रन कर रही थी कोई ऑटो इम्यून डिजीज, एंड मोस्ट लाइकली मेरे में भी होगी, एंड देन इट विल बी आल्सो सीन इन माय बेबीज एज वेल, राइट। सो जेनेटिक रीजंस यहाँ पे काफी देखने को यहाँ पे मिले हैं। कई बार देखा गया कि फैमिली में हमेशा होता ही है किसी ना किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन, एंड देन वही चीज नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ जेनेटिक रीजंस। बाकी क्लियर कट इंडिकेटर्स यहाँ पे अभी भी नहीं है लोगों के पास कि ऐसा क्यों होता है, राइट। बट व्हेनेवर इट हैपेंस, समझो इस बात को, इट इज अ कंडीशन विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। अंदर ही आपके सारे सेल्स बैठे हुए जो आपके कुछ ऑर्गन को या कुछ प्रोटीन को डैमेज कर रहे हैं। सो इट इज समथिंग विच हैज टू बी डेल्ट विद। और आप ये बात जानते हो कि अगर आपके सामने केस आता है जिसको ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? हाउ यू कैन ट्रीट द पर्सन? बोल दो अनम्यूट करके, कैसे ट्रीट कर सकते हो? बाय गिविंग देम व्हाट? immunosuppressive drugs. राइट। डॉक्टर साहब थोड़ा लेट हो गए आप, लेकिन स्टिल हम दे देंगे ड्रग्स। सो यस, यू विल गिव दैट पर्सन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। आप उस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दोगे ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप राइट लेफ्ट नहीं सोचोगे, यहाँ पे आप ये नहीं सोचते कि उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा। यू हैव टू गिव देम द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बिकॉज सम कंडीशंस आर क्वाइट पेनफुल। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन हद पेनफुल होती है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये बात यहाँ पे याद रखनी। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Yes, sir. इसमें Yes, sir. डिजीज के नाम हम यहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं। अब इन बीमारियों से आप लोग वाकिफ होंगे थोड़ा बहुत। द फर्स्ट टर्म इज माय रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये आपने 11th के चैप्टर एक आपका है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें आपने इसे देखा होगा। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा आपका यहाँ पे, योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू टारगेट द जॉइंट्स। इम्यून सिस्टम आपके यहाँ पे वो आपके जॉइंट्स को टारगेट करता है। Going to target the joints. Again, let me tell you something. It is quite excruciatingly painful condition, जिसके लिए आपको immunosuppressive drugs तो लेने ही पड़ते हैं। उसके साथ साथ you have to take a heavy dose of painkiller क्योंकि आपके joints को जाके टारगेट करता है। So that's something that happens in the rheumatoid arthritis. Then you have a myasthenia gravis. कोई बताना चाहेगा क्या होता है इसके अंदर? Anyone remembers what happened in myasthenia gravis? ये भी लंग का ही पार्ट है। No one. All right. So माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम यहाँ पे आपका होगा, दिस विल टारगेट सम रिसेप्टर्स इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये टारगेट करेगा कुछ रिसेप्टर्स को ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पे होगा वो टारगेट करता है कुछ रिसेप्टर्स को व्हिच आर देयर ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इससे होता क्या है, अगर आपके मसल्स तक जाने वाले या मसल्स पे जो आपके कुछ रिसेप्टर्स है, अगर आप उसे खत्म कर दोगे, मार डालोगे, कौन इन्हें मार रहा है? आपका खुद का इम्यून सिस्टम। अगर उसे खत्म कर रहा है देन आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सो दैट व्हाट हैपेंस इन माय माइस्थेनिया ग्रेविस। आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, जहां पे आपका न्यूरॉन सिग्नल भेज रहे हैं आपके मसल्स को, वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ही आप खत्म कर देते हो, उनको ही आपका इम्यून सिस्टम जाके मार रहा है। सो दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी सिग्नल रीचिंग टू द मसल एंड दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब आप सोचोगे अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? चल नहीं पाएगा इंसान, दौड़ नहीं पाएगा, हाथ पैर नहीं हिला पाएगा। यू स्टिल थिंक कि ये तो सीवियर है ही, बट इससे ज्यादा सीवियर कब होता है? जब आपके रेस्पिरेटरी मसल भी आपके वहां पे काम करना बंद कर देते हैं। जो रिस्पॉन्स वहां पे जहाँ चाहिए था वो भी आप वहां पे जा नहीं पा रहा। नाउ दैट बिकम्स मच मोर सीवियर कंडीशन। सो इसलिए याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ओवर हियर। क्या इतनी बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 11th में भी आपको Yes, sir. Yes, sir. एंड देन यू हैव द हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो में आपको क्या मिलता है ना, कि आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू टारगेट योर थायराइड ग्लैंड। ये आपके थायराइड ग्लैंड को जाके टारगेट करना चालू करेगा। इट विल गो एंड टारगेट योर थायराइड ग्लैंड। सो वो डैमेज होता है आपके यहाँ पे। दैट इज माय हाशिमोटो कंडीशन। सो हाशिमोटो, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये 2-3 याद रखना फिलहाल के लिए।
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माई ऑटो इम्यून डिजीज. एज ए एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माई ऑटो इम्यून कंडीशन. तो ये 3 एग्जाम्पल आप क्लियर कर याद रखो. ठीक है. और तीनों एग्जाम्पल नीट के पार्ट हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर 11 का करिकुलम. तो आपको थोड़ा और याद रखना है इसके अंदर. फिलहाल के लिए एग्जाम्पल को याद रखो, बट जो जितनी स्टोरी बताई थी उतनी याद रख लेना. कौन जॉइंट्स को अटैक कर रहा है, कौन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जाके अटैक कर रहा है किस कंडीशन के अंदर, एंड किस में आपका थायराइड ग्लैंड आपको यहाँ पे अटैक किया जाएगा या इट विल बी सफरिंग. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है. देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है. इम्यूनिटी इज समथिंग विच मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी आपकी यहाँ पे होती है. आपकी इम्यूनिटी डिफरेंशिएट कर पाती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आराम से, राइट. वो हम बात यहाँ पे जानते हैं. तो आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज है, आपके खुद के सेल्स, आपके फॉरेन पैथोजेंस. आपके सेल्स जनरली क्या करते हैं, जनरली यू नो दैट दे विल अटैक द पैथोजन. वो जाके पैथोजन से मिलके आएंगे, उसे मतलब न्यूट्रलाइज करेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, इफ समवन इज सफरिंग विद ऑटो इम्यून डिजीज, देन क्या हो रहा है, आपके इम्यून सेल्स आपके खुद के ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं. बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, सो दैट विल लीड टू डैमेज टू द बॉडी. ये पिक्चर देख के बताओ कि ये कौन सी बीमारी यहाँ पे हो रही है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैपनिंग, व्हिच बीमारी इज हैपनिंग ओवर हियर टू द पर्सन. Myasthenia gravis. थायराइड ग्लैंड है, Hashimoto थायराइड disease. ग्लैंड. सर हाशिमोटो डिजीज. सर थायराइड ग्लैंड को टारगेट कर रहे हैं. हाँ 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 बिल्कुल सही. इट इज गोइंग टू बी हाशिमोटो. क्या लगता है ये जो डिजीज का जो साइंटिस्ट होगा वो कहाँ का रहने वाला होगा. जापान. जापान. right? जापान का एक और साइंटिस्ट था, उसने कुछ डीएनए फ्रेगमेंट का नाम दिया था. डीएनए फ्रेगमेंट का नाम क्या था. ओकासाकी. ओकाजाकी, राइट. ट्रू. सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग. एंटीबॉडीज आके उसे टारगेट करी है. सो अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या ऑटो इम्यून कंडीशन आपको क्लियर है आप सबको यहाँ पे. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. Yes. Yes sir. Yes sir. दिस इज माय ऑटो इम्यून कंडीशन एंड प्लीज ये सब याद रखना है. यस सर. कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लेना, दिमाग में मत रखना, सवाल पूछ लेना. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर. ध्यान से देखना क्वेश्चन को, सॉल्व करना. टेक योर टाइम. टिल आई विल हैव सम माय कॉफी. बताइए, आराम से देखिए क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड. ऑलराइट, क्या लग रहा है शिवानी, क्या होगा इसका आंसर. Sir, passive immunity, option B. लेट्स टेक कपल ऑफ मोर आंसर. कोमल शर्मा, आपको क्या लग रहा है. सर बी. एंड पीयूष, आपको. Sir, B. Is going to be correct answer. Short-lived immunity acquired from the mother to fetus via placenta or through mother's milk. That's example of my passive immunity. याद रखना, passive के अंदर आप pre-form antibodies आप body के अंदर release कर रहे हो. You are actually releasing the pre-form antibodies. So the yes, option B becomes my correct answer. The term active immunity means what? Active immunity का मतलब यहाँ पे क्या होता है? Take your time, read the statements carefully and then tell me. Active immunity का आपके हिसाब से यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे निकल के आ सकता है. राइट, ठीक है. क्या होगा इसका आंसर. उन्नति, आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर. सर सी, रेजिस्टेंट डेवलप्ड आफ्टर प्रिंस, आपको क्या लग रहा है. सर सी. एंड कशिश शर्मा, आपको. सर सी सी. इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ आफ्टर एक्सपोजर टू द डिजीज. जब डिजीज आपको होती है उसके बाद आपकी बॉडी वहां पे इम्यूनिटी जनरेट करती है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एक्टिव इम्यूनिटी. उसको हम बोलते हैं आप एज एक्टिव इम्यूनिटी. सो दैट इज बीन कमिंग आफ्टर द you are exposed to the pathogen and then आपकी immunity वहां पे आ रही. That's my active immunity. That's option C becomes my correct statement. Resistance developed after disease. Take your time, खुद से पढ़िए इस क्वेश्चन को and then tell me what can be the correct answer. बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है. Sir, option A. Okay. Then प्रियांशी, आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन ए. पीयूष, क्या लग रहा है. Sir, option A. पीयूष, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीज, उसके 3 एग्जांपल मुझे बता दो फटाफट.
सर एक है मिस्थेनिया ग्रेविस, मैस्थेनिया ग्रेविस, राइट, ठीक है। एक हाशिमोटो हाशिमोटो डिजीज, राइट। और एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। These are the three conditions you will find in this. बिल्कुल सही, बढ़िया, राइट। टेक योर टाइम, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्प करता हूँ। एट्यूनेटेड का मतलब यहाँ होता है वीक। एट्यूनेटेड का मतलब यहाँ पे होता है आपका वीक, दैट मीन्स वीक पैथोजन, दैट्स व्हाट इट मीन्स। Now take your time and then give me the correct answer. क्या लग रहा है शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ओके, अंशिका, अंशु, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी। प्रियांशी? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लग रहा है और आप सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री फॉर्म एंटीबॉडीज while polio drop that are administered into the body contains, लेकिन जो पोलियो ड्रॉप्स आपके यहाँ पे उसके अंदर आपको क्या मिलता है, क्या रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, वीक पैथोजेंस आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा। बिकॉज पोलियो ड्रॉप में तो आप क्या करते हैं, आप लाइक यू आर एडिंग द वीक पैथोजेंस ओवर देयर एंड देन आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है अपनी वहां पे इम्यूनिटी, तो दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई एक्टिव इम्यूनिटी बट आर्टिफिशियल वाली, याद रखना, इट्स एक्टिव इम्यूनिटी बट ऑफ द आर्टिफिशियल कैटेगरी, बिकॉज यहाँ पे वैक्सीनेशन ही होगा ना बेसिकली, वैक्सीनेशन में आपका आएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ओवर देयर। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से एंड टेल अस व्हाट डू यू थिंक इन दिस। इंक्रीज्ड asthmatic attack in certain seasons are related to, asthmatic attack आपके यहाँ पर वो कौन से सीजन से आप रिलेटेड है, बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। शिवानी कुमारी, आपको क्या लग रहा है? सर ओपी। ओके, एंड अश्वानी आपको? सर बी। बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। इनहेलेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन आर द वन जिसके वजह से आपको अस्थमा का अटैक यहाँ पे जनरली आता है। टेक योर टाइम, ध्यान से देखना क्वेश्चन का एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे निकालनी है, सो टेक योर टाइम। तमन्ना ने पढ़ लिया काफी जल्दी, क्या लगा तमन्ना, क्या होगा आंसर? सर डी लग रहा है। ना डी लग रहा है आपको, तो ना श्योर होना चाहिए मुझे, ऐसे हाफ मेजर आंसर नहीं चाहिए। पलक, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी। पलक को सी लग रहा है, तमन्ना को डी लग रहा है। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन सी। एंड प्रियांशी? सर ऑप्शन सी। प्रियांशी ऑप्शन सी आप यहाँ पे क्यों कह रहे हो, व्हाई यू आर सेइंग ऑप्शन सी यहाँ पे? सर क्योंकि प्राइमरी रिस्पांस क्विक नहीं होता ना, स्लो होता है। राइट, एक्टिविटी के अंदर इट इज गोइंग टू बी लाइक क्विक नहीं होगा, ये आपका स्लो रहेगा, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे, इट हैज टू बी अ स्लो ओवर देयर, ठीक है। और उसके अलावा बाकी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, ऑल द अदर स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू। मेरे को लगा करेक्ट लिखा है। देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द एक्सपोज्ड टू एंटीजन डेड और लिविंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यह तरीके से आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। एंड देन यू सी द ऑप्शन डी ओवर हियर, fetus receives some antibodies from mother, it is an example of my passive immunity, ये बात भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सच है। और जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी क्विक, क्विक नहीं होता, वो स्लो होता है, राइट। इट विल गिव यू द फुल रिस्पांस बट ये स्लो होता है, क्विक नहीं होता। और बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इन व्हिच इम्यून सिस्टम वर्क्स अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। इसका फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किशोर, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। राइट, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, ऑटो इम्यूनिटी, बिल्कुल सही।
The fish used for control of malaria is going to be what? बताइए दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, सना बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। सना, ये ऑप्शन ए जो आप बता रहे हो, जो आपका सही आंसर है, ये गंबा से फिश करती क्या है बेसिकली? इसको मैंने पानी में डाल दिया तो ये करेगी क्या? What it will do after adding this fish in the water? The fish will feed on the larva. याद रखना, the fish will feed on the mosquito larva. प्लीज ये बात भी याद रखना, ये हम उसे बिल्कुल यूज करें यहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, और ये आपके मलेरिया के जो लार्वा होते हैं ना, जो सॉरी योर मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उसको कंज्यूम कर लेगी. सो दैट इज व्हाट इट डज. टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. बता दो प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? हे फीवर. कोमल शर्मा? सर फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे सही है. आप लोग आंसर यहाँ पे सही है. हे फीवर इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी अ एलर्जिक रिएक्शन के जैसे आपका हो रहा होता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज गोइंग टू बी अबाउट द इम्यून सिस्टम इनसाइड द बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे बात करेंगे आपके इम्यून सिस्टम के बारे में. ज्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे. वी हैव ऑलरेडी डन नंबर ऑफ थिंग्स आज के क्लास में. सो पहले देख लेते कि हमने आज के क्लास में क्या किया है. सर इतना आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया? वी हैव सीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. वी हैव सीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. आई होप ये दोनों टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है. देन वी हैव सीन एलर्जी. एलर्जी के अंदर आपका मास्ट सेल क्या क्या रिलीज करते हैं बाय द वे? हिस्टेरिन एंड सेरोटोनिन. राइट, ये दो चीजें आप यहाँ पर रिलीज करेंगे. बिल्कुल सही. देन वी हैव सीन द ऑटो इम्यून कंडीशन. वी हैव सीन द ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखा है. एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड what is going to be your natural and artificial vaccination. पहले तो vaccination हमने यहाँ पे देखा है. Vaccination is something we have seen, and we have also seen natural and artificial. ये दो टर्म्स को हमने यहाँ पे देखा है in terms of your passive and active immunity. तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल. एनसीईआरटी में भी इसको जाके पढ़ो, ध्यान से सीखो. वहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पे वैक्सीनेशन की बात की गई है तो वहाँ पे कुछ और भी चीजें मेंशन की गई है. जैसे कि वहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस टाइप की हम लोग अभी बना रहे वैक्सीन यूजिंग द ईस्ट. ईस्ट इज गोइंग टू बी अ फंगाई. तो ये एनसीईआरटी की लाइन आपको एक बार खुद से पढ़नी होगी. यू हैव टू रीड दोस थिंग्स. सो दैट इज व्हाई मैं आपको पढ़ा इसलिए भी नहीं रहा, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड द एनसीईआरटी. कि ईस्ट से भी आपकी एंटीबॉडीज बनाई जाती है या वैक्सीनेशंस बनाई जाती है. सो जस्ट हैव अ लुक कि वो कौन सी वैक्सीन आपके यहाँ पे बनाई जाती है. ओके, सो रीड ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी. मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगा तुरंत क्लास के बाद. सो उसको कर लीजिए. कल वैसे भी एक ही टेस्ट है फिजिक्स का. सो टाइम निकाल के असाइनमेंट सॉल्व करके रिवर्ट बैक टू मी. ठीक है, अब इस पोर्शन में आपको करना क्या है नेक्स्ट? इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए? यू हैव लिम्फोइडल ऑर्गन्स, लिम्फोइडल टिश्यू, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज. ये कुछ चीजें हमें इसके अंदर करनी है. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम का. देन वी विल जंप ऑन टू द कैंसर, सॉरी विल जंप ऑन टू द एड्स एंड देन विल जंप ऑन टू द कैंसर. राइट, तो उतनी चीजें भी हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी. तो अभी के लिए आप एक काम करते हैं, लेट्स डू कीप इट अप टू हियर ओनली. यहाँ तक इसका हम यहाँ पे रखते हैं. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. नाउ इफ यू हैव स्पेसिफिक डाउट्स इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स व्हिच यू हैव डन, सो या यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स ओवर हियर. This is what we have done. ये चीजें हमने आज की क्लास में किया. And I was assuming that these are the things which have been clear to you. इसको लेके स्टिल अगर कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेके, then please बताइए if there is something like that.